दिख रहा है? कमलेश्वर का जन्म 1932 में मैनपुरी में, जो उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर प्रमुख है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ जाने से उनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर की प्रथम रचनाएं हैं राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। ये सब कहानी संग्रह है। वही बात, आगामी अतीत, डांग बंगला, काली आदि और कितने पाकिस्तान इनके चर्चित उपन्यास हैं। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखी है। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों के टीवी धारावाहिकों एवं फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का चित्रण है, महानगरीय समाज का चित्रण है। जो आपको पाठ पढ़ना है जॉर्ज पंचम की नाक, यह मूलतः एक व्यंग है भारतीय राजनीति पर कि नाक का सवाल जिसको कहते हैं, नाक का सवाल का मतलब ये, नाक मतलब इज्जत भी होती है। तो जॉर्ज पंचम की नाक जो टूट गई है, उसे लगाने के लिए कहां कहां नाक खोजी जा रही है। ये एक व्यंग है भारतीय राजनीति पे, भारतीय समाज पर। तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। दिख रहा है? जी सर। जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी कि रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्ज ही परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ये क्वेश्चन पूछा है बार बार कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, इसका क्या अर्थ है। तो ठीक तरीके से समझ लीजिए कि जिन अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम यह देश रहा, उसी अंग्रेजी हुकूमत की, उसी ब्रिटेन की महारानी के आने के बाद भारतीयों में कितनी, जैसे भारत में कितना उत्साह है, यहाँ के राजनीतिज्ञों में कितना उत्साह है, यहाँ के अखबार वालों में कितना उत्साह है कि इंग्लैंड में कुछ मतलब छपता था रानी के बारे में, जो कि रानी भारत जा रही है, वो क्या पहनेंगी, किस तरह सूट बनवा रही है, किस तरह के कपड़े रहेंगे, किस तरह खान पान रहेगा। तो वो इंग्लैंड से खबरें ले आकर के भारत में जो है छापी जाती थी। तो वही है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, उसकी गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। कि मतलब ये है कि रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड में क्या क्या तैयारियां कर रही थी भारत आने की, वो सब कुछ भारतीय अखबारों में छप रहा था। तो इस तरीके से आप देखते हैं
कि किस तरीके से जो अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना करके रखा, उसी की महारानी को भारत आने पर कितना उत्साह है यहाँ के अखबारों में, कितना उत्साह है यहाँ के लोगों में, कितना उत्साह है यहाँ के खासकर मीडिया के लोगों में, अखबार के लोगों में। तो ये व्यंग है कि ये जो है कि भारतीय किस तरीके से जो है कि अपने को गुलाम बनाने वालों को भी इज्जत करने के लिए तैयार रहते हैं। अब आज इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। पहले के जमाने में 5,000 बहुत हुआ करता, 5,000 मतलब 5 लाख रुपये आज के जमाने के। तो कुछ तो होना ही चाहिए, जिसके बावर्ची पहले ही मायूद में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ से देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वो आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली को सजाया जाने लगा जब ब्रिटेन की महारानी आ रही है, और नई दिल्ली को सजा करके काया पलट उसका पूरा किया जा रहा है। और यह करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, लेकिन सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों की नायनीनों की तरह श्रृंगार किया। जिस सड़क से गुजरना है महारानी विक्टोरिया को, उस सड़क को धूल धूल कर साफ किया जा रहा है, उसके आसपास के घरों को साफ किया जा रहा है। लेकिन बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम जिनकी मूर्ति दिल्ली में लगी हुई थी, और यहाँ के जैसे कुछ लोगों ने, जो देशभक्त लोग थे, उनको लगा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति हमें चिढ़ाती है। एक अंग्रेजी हुकूमत जो कि हमको गुलाम बनाए रखी, उसके शासक की मूर्ति हमारे देश में लगी हुई है, वो हमें चिढ़ाती है। तो कुछ लोग जा करके पहले ही जिस समय जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, उसका नाक तोड़ दिए थे। नाक मतलब होता है इज्जत, नाक का यहाँ अर्थ है इज्जत मतलब। तो कहीं ना कहीं जो जॉर्ज पंचम की नाक को तोड़ने के पीछे यही था कि अंग्रेजी हुकूमत की इज्जत उतार देना। तो जॉर्ज पंचम की नाक तोड़ दिए थे। अब जो है सवाल ये था कि रानी विक्टोरिया आएगी और देखेगी कि जॉर्ज पंचम की नाक टूटी हुई है, तो बहुत नाराज होगी या दुखी होगी। इसलिए इसलिए जो है अब जॉर्ज पंचम की टूटी हुई नाक को लगाने के लिए यहाँ लोग एकदम मतलब हैरानी परेशानी में पड़ जाते हैं कि कैसे जॉर्ज पंचम की वो टूटी हुई नाक वो लगाई जाए वो मूर्ति पर। जो स्टैचू, जो मूर्ति दिल्ली में लगाई गई है, उसकी नाक तोड़ दी गई थी। उस नाक को लगाने के लिए अब क्या किया जाए, तो देखिए क्या होने लगा है। लेकिन एक मुश्किल पेश थी कि जॉर्ज पंचम की नाक नई दिल्ली में। सब लोग माइक म्यूट रखो, मतलब अपना। हाँ, नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ होने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नाक मतलब इज्जत नहीं थी। इस नाक की एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दिया जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन नाकों तक लोगों का हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट मतलब होता है मूर्ति, जॉर्ज पंचम की लाट की एक नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और लाट की नाक गायब हो गई। मतलब उस मूर्ति की नाक तोड़ दी गई।
रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ गई, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। यहाँ सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं बच पाएगी। अब रानी आ रही है और इंग्लैंड के बड़े जो है शासक जॉर्ज पंचम की नाक टूट गई है। भारत में जो उनकी मूर्ति लगी थी उसकी नाक तोड़ दी गई है। अब उसके लिए क्या किया जाए? तो उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और तय किया गया कि हर हालात में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, जिनको आवाज नहीं दिखाई दे रही है कट कट, वो अपना वीडियो बंद कर लें, वीडियो वाले पे क्लिक कर दे, बंद हो जाएगी, केवल आवाज जाएगी तो साफ जाएगी। ठीक है, जिनको आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है वो वीडियो को बंद कर लेंगे तो आवाज साफ सुनाई देगी। हाँ ठीक है। तो मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया कि नाक लग जाएगी। मूर्तिकार से जब कहा कि नाक लगाना है तो उसने कहा कि जॉर्ज पंचम की नाक लग जाएगी, पर मुझे मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक ही नजर से दूसरे को कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ, एक कलर को फोन किया गया और यह बात पूरी छानबीन के साथ का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया कि सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुकामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। यह बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला, पर परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा कि जिससे नाक बनाई जा सके। देखिए, इसके बाद जब पत्थरों से भी इस पूरे पाठ को वो करने से बेहतर है आपको समझा दूं कि जब पूरे देश के पत्थरों को भी खोज कर मूर्तिकार नाक नहीं खोज पाया उस तरीके का, तब कहा कि इस देश के जितने भी सेनानी हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में लड़े हैं, क्यों ना उनकी नाकों को देखा जाए। क्या उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर ठीक बैठ जाती है? मतलब एक अंग्रेजी हुकूमत का एक राजा जो जो जिसने भारत को गुलाम बनाए रखा, उसकी नाक बचाने के लिए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद की जितनी मूर्तियां भारत में लगी थी, सबकी नाक नापी गई कि इनकी नाक क्यों न तोड़ करके जॉर्ज पंचम की नाक लगा दी जाए। लेकिन किसी की नाक जो है जॉर्ज पंचम की नाक पर ठीक नहीं बैठी। कुछ इस तरीके से हो गया कि जैसे लगा कि ये सभी नाकें जो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी हो जा रही हैं। यानी लेखक ये कहना चाहता है कि एक अंग्रेजी हुकूमत जो इंग्लैंड का जो राजा था, उसके नाक से, उसके इज्जत से हमारे देश के क्रांतिकारियों की इज्जत बड़ी थी, इसलिए उनकी नाक का मतलब इज्जत यहाँ पे है, इसलिए किसी की भी नाक उस पर फिट नहीं हो पाई। अब आइए आगे। तो जब नाक उनकी नहीं फिट हो पाई, तब ये हुआ कि भाई भारत के बच्चों की नाक देखी जाए कि क्यों न जो है कि बच्चों की नाक जो है ही काट करके लगा दिया जाए। तो अब देखिए क्या है, बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा, सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दिए, नाक चुनना मेरा काम है। नाक चुनना मेरे काम है। और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कानाफूसी हुई, मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है।
नाक लगने से पहले भी फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई, ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने के दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालात में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं है, नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन भी नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डा या स्टेशन का स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वो भी बुद्ध के लिए। ये अखबारों में गौर करने वाली जो बात थी कि उद्घाटन नहीं हुआ, तो उद्घाटन कौन करता है? नेता। तो ये लेखक ये कहना चाहता है कि जब बच्चों की भी नाक नहीं बैठी उस पे, जॉर्ज पंचम की नाक पर, तो नेताओं की इज्जत उतार दी गई, मतलब नेताओं की नाक कट गई। इसलिए कहीं पर भी कोई उद्घाटन करते हुए नहीं दिखा, कोई फीता काटते हुए नेता नहीं दिखा। तो ये पूरे पाठ का मतलब ये है कि इस देश की राजनीति जो है अपने सेना नायकों को या अपने स्वतंत्रता सेनानियों को कुछ नहीं समझती। वो उस अंग्रेजी हुकूमत के राजा की नाक इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देती है, जिससे आज़ादी के लिए यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा करके लड़ाई लड़ी। उसमें शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सभी लोग थे। तो आज की राजनीति पर यह व्यंग है, यह पाठ, कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है आज की राजनीति पर व्यंग है एक तरीके से। अब आइए आप जो है इसका अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह इसकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो सरकारी तंत्र को यह चिंता अगर दिखाई देती है तो वो उसकी गुलाम मानसिकता को दिखाती है, कि हम अंग्रेजों के अब मानसिक तौर पे अब भी गुलाम है, कि वो टेंशन में हो गए कि रानी आएगी तो उसे हम क्या दिखाएंगे, जॉर्ज पंचम की नाक तो टूट गई। फिर रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था? उसकी परेशानी को आप किस तरह सरसंगत ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण यह था कि रानी क्या पहनेंगी भारत में जाकर के, रानी कितने पैसे का सूट पहनेंगी भारत में जाकर के, आखिर वो सूट भारत के मौसम के हिसाब से ठीक होगा कि नहीं होगा, ये दर्जी की परेशानी थी। तीसरा क्वेश्चन है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। यह नई दिल्ली का काया पलट होने के क्या मतलब है? काया पलट होने का मतलब ये है कि जब रानी दिल्ली में आ रही थी एलिजाबेथ, तो दिल्ली की सड़कों को धोया जा रहा है, जिन सड़कों को कभी धोया साफ नहीं किया गया, झाड़ू भी नहीं जिन सड़कों पर लगता था, उन सड़कों को धुला जा रहा था, आसपास के बिल्डिंगों को धुला जा रहा था। इसलिए ये नया हो रहा था नई दिल्ली में रानी के आने के बाद, तो उसी से दिल्ली का काया पलट हो रहा है। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। आगे चलिए। एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन है, देखिए कई बार ये पूछा है कि इसका अर्थ पूछा है। ये लाइन जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। मतलब सभी तैयारियां इंग्लैंड में रानी कर रही थी, और वो सभी तैयारियों की खबरें जो है कि भारत में छप रही थी। यही इसका अर्थ है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। इसका क्या अर्थ है? ये पूछता है परीक्षा में, कई बार पूछा है। तो शंख इंग्लैंड में बज रहा था
और गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। यही इसका अर्थ है। इस पाठ से जुड़ा किसी का कोई सवाल? रवि? सभी वीडियो ऑन कर लीजिए।